ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण के बारे में अगर हम बात करूँगा तो ये यूजुअली स्टार्ट होता है एक पेनलेस, वो निकल के शरीर में फैलाता है, जो लंग्स में जाना, बोन्स में जाना या लिवर में जाना। ब्रेस्ट बचाने वाला सर्जरी कर रहे हैं एंड वापस उसी शेप में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अपोजिट ब्रेस्ट। लोग भी यही चाहते हैं कि साइकोलॉजिकली इट इज एन एडवांटेज फॉर अ वुमन एंड सो दैट शी कैन लिव विद डिग्निटी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। आज हम आपको आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेहद ही खास है। ब्रेस्ट कैंसर एंड हेड एंड नेक कैंसर अवेयरनेस को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ब्रह्मानंद ए भंगरकी सर, और साथ ही साथ बता दें कि वे बहुत ही हाई स्किल्ड और डेडिकेटेड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं एंड ही इज़ करेंटली सर्विंग इन होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल। और आज हम उनसे इस टॉपिक पर बातचीत करेंगे। सर वेलकम टू खबर समय। थैंक यू। ओके सर, अगर हम ये टर्म बहुत बार यूज़ किया जाता है, मरीजों में भी सुना गया है जब उनको पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर, तो सर ये है क्या? व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर इज़ ऑल अबाउट? ब्रेस्ट कैंसर अगर आम भाषा में अगर मैं समझाऊँ, वो ऐसी कैंसर है जो नॉर्मली हमारे सेल में जो भी सेल डेड हो जाते हैं, नॉर्मली हमारा बॉडी में एक मैकेनिज़्म होता है कि ये डेड सेल को हटा दे। बट जब ये मैकेनिज़्म बॉडी में फेल हो जाता है तो सेल अपना कंट्रोल के बियॉन्ड मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करते हैं। जब ये बियॉन्ड अपना लिमिटेशन से बाहर हो जाते हैं एंड मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये सेल हमारा शरीर में ब्रेस्ट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो हमें यूजुअली एक गांठ की दौरान हमें पता लग जाता है। ये इनिशियली ब्रेस्ट में हो जाता है या बगल की गिल्टियों में जाता है, फिर शरीर में दूसरे अंगों में भी जा सकता है। ओके सर, जैसे मैंने बताया कि आप फिलहाल होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल के साथ लगातार बने हुए हो, आप वहाँ पे सर्व कर रहे हो, तो फुल बॉडी में सर वहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट्स जो है वो मरीज जो है वो जा सकते हैं? हमारा होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल में लगभग ऑलमोस्ट ऑल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, जीआई कैंसर, गैनी का कैंसर, हेमेटोलॉजिकल कैंसर, वी हैव ऑल स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर वी हैव एंड लगभग सारी तरीके के सर्जरीज हो या कीमोथेरेपी हो या रेडिएशन थेरेपी हो। हाल ही हम अभी नया एक मशीन भी लेकर आए हम, ट्रू बीम, जो इंडिया में 4th इंस्टॉलेशन है अभी, जो सिलीगुड़ी में है। इस टाइम इस टाइम का जो नॉर्थ बंगाल में फर्स्ट है, जो ट्रू बीम हाइपरसाइट। सारा तरीके का इलाज कैंसर को लेके जो भी संबंधित वहाँ इलाज होना है वो होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो दर्शकों, आपको ये कहना चाहेंगे कि होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल जो है वो फुलबाड़ी जटियाकाली में सिचुएटेड है और साथ ही साथ जैसे सर ने बताया कि वहाँ पर जितने भी कैंसर ट्रीटमेंट है, आप सभी जानते हैं कि जब एक कैंसर पेशेंट होता है तब बहुत सारे फेजेस से उन्हें गुजरना पड़ता है, काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं और ये भी कहा जाता है कि जितना अर्ली डायग्नोज होगा उतना ही जल्दी वो पेशेंट स्वस्थ होंगे। तो सर सिम्टम्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। व्हाट आर द अर्ली सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पर्टिकुलरली? अगर ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण के बारे में अगर हम बात करूंगा तो ये यूजुअली स्टार्ट होता है एक पेनलेस, जो दर्द नहीं होता है पर गांठ रहता है। तो गांठ को हम डेफिनेटली इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ गांठ की जैसा प्रेजेंट नहीं करता है, वो गांठ ब्रेस्ट में भी हो सकता है, बगल की गिल्टियों में भी हो सकता है। गांठ के अलावा ब्रेस्ट में पेन होना या निप्पल से डिस्चार्ज होना या ब्रेस्ट का स्किन में जो चेंजेस होते हैं वो एक ऑरेंज की पील का जैसा जो फील होना, ये डिफरेंट एक ब्रेस्ट कैंसर का एक सिम्टम्स होता है। सर हमेशा के पेनफुल होता है या फिर कभी? नहीं, इट यूजुअली स्टार्ट्स विद पेनलेस। नॉट ऑल ब्रेस्ट लम्प्स आर पेनफुल। इट यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली बिगिंस विद पेनलेस लम्प। अच्छा, तो मतलब इज एवरी ब्रेस्ट लंप कैंसर, मतलब ऐसा हम लोग कह सकते हैं? नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि सारे गांठ जो ब्रेस्ट में होते हैं, लंप जो होते हैं वो कैंसर ही है। कुछ लम्प्स ऐसे भी होते हैं जो बेनाइन कंडीशंस में भी होते हैं, जिसको हम फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं, फाइब्रोएडिनोसिस बोलते हैं। पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लंप को जब भी ब्रेस्ट में पाया जाता है तो इसको इग्नोर नहीं करना है, आपकी नज़दीकी ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है एंड जल्द से जल्द इसकी इलाज करना है। अच्छा सर, इलाज के बारे में आपने बताया, तो क्या क्या डायग्नोज करते हैं या फिर क्या क्या डिफरेंट टेस्ट जो होते हैं वो यूजुअली जब हमारे पास मरीज एक लंप लेके आते हैं तो यूजुअली हम इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट ब्रेस्ट पाल्पेट करके एग्जामिन करते हैं अच्छी तरीके से।
ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड होता है एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन या अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट या मैमोग्राफी हम कराते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट। उसके बाद हम पैथोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोप्सी। ब्रेस्ट का एक कोर निडल बायोप्सी किया जाता है जिससे हमें साफ साफ पता लग जाता है कि हाँ ये कैंसर है या ये कैंसर नहीं है। अच्छा, तो ये कुछ बेसिक जो टेस्ट है उसके बाद ही जाकर सारे जो है हाँ। आप ये समझ सकते हो कि फर्स्ट मरीज को जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। सो इसमें भी क्या स्टेजेस वाइज ही इसको डायग्नोस या ये एक बार बायोप्सी में हमें पता लग जाता है जो कि फर्स्ट स्टेप है ये कैंसर की ट्रीटमेंट का बिगनिंग है। बायोप्सी के बाद हम यूजुअली स्टेजिंग का कौन सा स्टेज का है वो पता करने के लिए हम एक स्टेजिंग का इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। चाहे वो सीटी स्कैन हो, बोन स्कैन हो या चाहे पेट सीटी स्कैन हो जो पूरा शरीर का स्कैन होता है। तो ऐसा स्टेज डिटेक्ट करने के लिए एक स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस होते हैं बेस्ड ऑन द बायोप्सी रिपोर्ट एंड बेस्ड ऑन द स्टेज कौन सा स्टेज का है उस हिसाब से इलाज डिसाइड हो जाता है। ओके, सो सर ऐसे भी बहुत सारे मरीजों के सवाल हो सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर मतलब ज़्यादा रिस्क हु इज़ एट हाई रिस्क, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों को लगता है कि हाँ ज़्यादा अर्ली स्टेज में ये नहीं होगा या फिर अर्ली एज में ये नहीं होने वाला। सो क्या ये ऐसा कुछ होता है? कुछ जो हम यूजुअली एक फीमेल जब ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो जाता है कुछ फीमेल्स ऐसे होते हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि उनका फैमिली हिस्ट्री ऑफ मदर में या सिस्टर में या जो भी उनका फर्स्ट जनरेशन लाइन में ब्रेस्ट कैंसर हो, या ऐसी फीमेल्स में जिनमें अर्ली मेनार के होता है, जिनमें हम मासिक आता है उनमें जल्द से शुरू हो जाता है, अर्ली मेनार के या लेट मेनोपॉज हो या ओबेसिटी मोटापा हो, ये सारे कुछ ऐसी सिम्टम्स है या ऐसी हाई रिस्क कैटेगरी फीमेल्स है जिनमें हम यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है हाई रिस्क कैटेगरी। तो सर स्टेजेस भी होते होंगे ब्रेस्ट कैंसर के? यूजुअली अगर लगभग हम मान के चले एक सिंपल वे में अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो सभी जानते हैं। अगर सिर्फ लंप ब्रेस्ट में होता है यूजुअली फर्स्ट स्टेज मानते हैं। जब हम निकल के गर्दन की गिल्टियों में आता है या बगल की गिल्टियों में आता है स्टेज 2, 3 हम यूजुअली मानते हैं। जब वो निकल के शरीर में फैलाता है, जो लंग्स में जाना, बोन्स में जाना या लिवर में जाना, तब हम उसको स्टेज 4 मानते हैं। ये एक ग्रॉस आइडिया है। प्राइमरीली आप लोग जो है वो इस बेसिस पे देख सकते हैं, राइट? ओके सर, ये भी माना जाता है ना कई बार कि अब लोग जो भी पेशेंट है वो डॉक्टर के पास गए, उन्हें पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, तो वो काफ़ी बार घबरा जाते हैं। तो क्या सर इस ब्रेस्ट कैंसर इज क्योरेबल और यस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर ये जल्दी आ जाता है, अर्ली डायग्नोसिस इज वन ऑफ द की। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है डेफिनेटली क्योर रेट्स बहुत ही ज़्यादा है ब्रेस्ट कैंसर में, तो डेफिनेटली यस इट इज़ डेफिनेटली क्योरेबल। तो देखिए सर ने ये भी जो मिथ है वो एकदम क्लियर कर दिया कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ क्योरेबल, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर पे भी कोई ऐसे मरीज़ है तो डेफिनेटली इट कैन क्योर, राइट? सो इसके साथ साथ बात करें सर ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है सर्जरी के लिए कोई जाना चाहता है या फिर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यूजुअली अगर ब्रेस्ट कैंसर जब भी एक स्टेज होता है या स्टेज के हिसाब से वो डिसीजन होता है, हम एक IHC मार्कर भी लगाते हैं, ER, PR, HER2 न्यू। बेस्ड ऑन दिस यूजुअली ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर ओवरऑल लगभग अगर देखा जाए ब्रेस्ट कैंसर में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, एक होता है सर्जरी और दूसरी होता है कीमोथेरेपी, तीसरा रेडिएशन थेरेपी, फोर्थ एंड फिफ्थ जो हम बोलते हैं हार्मोनल थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ब्रेस्ट में। अगर सिंस आई एम अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट थोड़ा मैं आपको सर्जरी के बारे में आइडिया देना चाहता हूँ। यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर में जब आते हैं मरीज़ तो यूजुअली हमारा ब्रेस्ट सर्जरी में 2 ऑप्शंस होते हैं, या पूरा ब्रेस्ट निकालना एक सर्जरी होता है जिसको हम मैस्टेक्टमी बोलते हैं, या ब्रेस्ट बचा के सर्जरी करते हैं हम, उसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी बोलते हैं। हमारा हॉस्पिटल में सेंटिनल लिम्फ नोड एंड फ्रोजन सेक्शन का भी अवेलेबल है, जो हाईली एडवांस टेक्निक होता है जब भी हम ब्रेस्ट बचाने की कोशिश करते हैं एंड वापस उसको हम ब्रेस्ट उसी शेप में रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं, जिसको हम ऑन्कोप्लास्टीज बोलते हैं। सेंटिनल लिम्फ नोड ये ऐसा टेक्निक है जो यूजुअली एक्जिला में सारे जो गिल्टियाँ निकालने की बजाय हम 3 या 4 गिल्टियाँ निकाल के ऑन द टेबल ही हम एक पैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं। उसके बेसिस पे या पूरा ब्रेस्ट एक्जिला क्लियर करना है नहीं करना है, ये उस सेंटिनल लिम्फ नोड एंड फ्रोजन सेक्शन की टेक्निक के माध्यम से हम ये जान पाएंगे। तो होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल में लगभग अगर 10 मरीज मान के चलो 10 मरीज हमारे पास आ रहे ब्रेस्ट कैंसर लेके, लगभग 8 से 9 पेशेंट में हम आजकल ब्रेस्ट बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेस्ट बचाने वाला सर्जरी कर रहे हैं एंड वापस उसी शेप में
almost equivalent to opposite breast. तो लोग भी यही चाहते हैं Yes, कि yes. अगर Psychologically, it is an advantage for a woman, Exactly. and so that she can live with dignity. So एग्जैक्टली definitely. तो ये देख आप समझ सकते हैं कि अभी हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ भी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो सभी तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि आपको ओपन हील कैंसर हॉस्पिटल फुलबाड़ी में ज़रूर से मिल जाएगा। जैसे सर ने ऑलरेडी बताया आपको कि वहाँ पे सारे हाई एंड जितने भी सर्जरी के ऑप्शंस हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इसके साथ साथ देखिए सिर्फ सर्जरी कराना ही नहीं बल्कि आफ्टर सर्जरी भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, बहुत आपको निर्देश और बहुत ही नियम का पालन करके हुए आपको चलना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आपके नियर आपके खुद के शहर में ऐसा ओपन हील कैंसर हॉस्पिटल है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आपकी कितनी फ़ायदा होने वाला है। सर एक और सवाल है कि क्या सिर्फ महिलाओं को ही ब्रेस्ट कैंसर होता है या मेन कैन ऑल्सो? Even men can also have a breast cancer, though वो rare है, पर definitely men can also have a breast cancer, no doubt about it. ओके सो सर हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हेड एंड नेक कैंसर के बारे में हम बात करते हैं। तो सर हेड एंड नेक कैंसर का भी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, सो ये क्या है बेसिकली? हेड एंड नेक कैंसर बेसिकली आपका ओरल कैविटी कैंसर है, थ्रोट कैंसर है, गले का कैंसर है। इसमें बहुत सारे सबसाइट्स होते हैं ओरल कैविटी में, टंग का कैंसर, जीभ का कैंसर जो बोलते हैं हम, बक्कल म्यूकोजा का कैंसर या मसूड़े का कैंसर या गले का कैंसर, जो वॉइस बॉक्स का होता है उसका कैंसर। तो सारा ये लगभग ये सारे कैंसर को हम यूजुअली हेड एंड नेक कैंसर में बोलते हैं, कंसिडर करते हैं। ओके सर अगर बात करें इसका मेन कॉज क्या है, व्हाट आर द मेन कॉज? इंडिया में जो अभी हम देख रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में लगभग 15 से 20 महीने हेड एंड नेक कैंसर का इलाज करते हैं हम। अगर आप देखा जाए तो इसका मेन कॉज इंडिया में राइट नाउ अगर मेन कॉज अगर हम देखा जाए तो तंबाकू इज़ द मेन कारण है, चाहे वो स्मोक फॉर्म में हो या स्मोकलेस फॉर्म में हो। एनी टाइप ऑफ टोबैको एंड इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट से ये मेन कॉज माना जाता है, चाहे वो गुटखा हो, खैनी हो, जर्दा हो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टोबैको जो भी आप लेते हैं वही एक मेन कारण है। अपार्ट फ्रॉम टोबैको अदर रीजंस भी है, जैसे कि अल्कोहल है, जैसे कि पुअर ओरल हाइजीन है, जैसे कि जेनेटिक्स है, HPV इन्फेक्शन है। तो ये लगभग मतलब टोबैको को छोड़ के भी अल्कोहल अगर कोई कंज्यूम नहीं करता है इसके अलावा भी क्या हो सकता है? हो सकता है, जेनेटिक का भी एक कॉज से। तो मेजर जो हम इंडिया में पाए जाते हैं राइट नाउ अगर आप 10 मरीज काउंट किए, 8 मरीजों में 101% आप देखेंगे कि टोबैको च्यूइंग कर रहा होगा इन एनी अदर फॉर्म। एग्जैक्टली सर अर्ली वार्निंग साइंस क्या है, लोग कैसे समझ पाएंगे? तो अगर आप सिम्टम्स मुझे पूछे जाए तो नॉर्मली सभी के मुंह के अंदर छाले होते हैं जो यूजुअली हम देखते हैं विटामिन डेफिशिएंसी की, 1 या 2 या कुछ हफ्तों में 1 हफ्तों में घुल जाता है। जब भी मुंह में छाले होते हैं या जीभ में छाले होते हैं जो 2 हफ्ते के अंदर नहीं घुलते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है जो पेशेंट को घबराने का, या कोई पेशेंट जो घबरा जाते क्यों ये वो हील नहीं क्यों हो रहा है, अल्सर क्यों हील नहीं हो रहा, तब आपको ज़रूर नज़दीकी ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना है। ये सिर्फ छाले बनना या जो हील नहीं होना सिर्फ ये एक सिम्टम नहीं है, इसके अलावा वसूड़े से ब्लीडिंग होना या दुर्गंध आना या आपकी दांत जो हो वो हिलना, अचानक सा ये सारे सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं। बार बार अल्सर होना भी क्या या ये भी है, ये मुंह का कैंसर है, ओरल कैविटी कैंसर। अगर हम थ्रोट का कैंसर की बात करें तो आवाज़ में आपको बदलाव नज़र आ जाएगा। इसके अलावा गर्दन की गिल्टियों में थोड़ा बदलाव आएगा, गर्दन में थोड़ा स्वेलिंग्स दिखेंगे आपको। तो ये सारे सिम्टम्स है जो हेड एंड नेक कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा सर क्या ब्रेस्ट कैंसर की तरह हेड एंड नेक कैंसर भी क्योरेबल है? डेफिनेटली हेड एंड नेक कैंसर एक इतना इम्पोर्टेंट कैंसर है, स्पेशली एरियाज लाइक सिलीगुड़ी, बिहार एंड ऑल द वेस्ट बंगाल में जो भी ये है, हेड एंड नेक कैंसर डेफिनेटली वन इम्पॉर्टेंट कैंसर है एंड दे आर डेफिनेटली क्यूरेबल अगर आप जल्दी अर्ली स्टेज में नज़दीकी ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो। ओके सर एक और सवाल है कि डज सर्जरी अफेक्ट स्पीच और ईटिंग? सर्जरी नो, नॉट एवरी टाइम इट अफेक्ट्स स्पीच और ईटिंग। अगर जीभ का हम बात करें तो हाँ डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा क्योंकि आपका जीभ का ऑपरेशन होने वाला है। अगर जीभ को छोड़ के वसूड़ों में या आपके गाल में अगर कैंसर हो रहा है तो यूजुअली दिस मच डजंट अफेक्ट द स्पीच एंड आपका स्वैलोइंग। यूजुअली ऑपरेशन या सर्जरी होने के बाद हमारा रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होता है, जो स्पीच थेरेपी हो या स्वैलो थेरेपी हो, यूजुअली हम बिगिन करते हैं। तो यूजुअली विद द टाइम इट विल बी ऑल राइट। ओके सर प्रिवेंशन क्या है, क्योंकि लोगों को सिम्टम्स अभी हमने बता दिया, कॉजेज बता दिए, लेकिन प्रिवेंशन के बारे में अर्ली अगर कोई प्रिवेंट होना चाहते तो? अगर प्रिवेंट होना चाहते हैं तो पहला एंड फॉरमोस्ट है यू हैव टू अवॉइड टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इससे आपको दूर रहना है, स्मोकिंग करने से दूर रहना है। इवन पैसिव जो अगल बगल में आपका स्मोक कर रहे हैं तो आप उनसे दूर हटना है। पैसिव स्मोकिंग इज़ मोर डेंजरस देन द एक्टिव स्मोकिंग।
तो इसके अलावा अल्कोहल छोड़ना है, आपका ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। कुछ भी जो मसूड़े में या दांत में या आपके जीभ में जो पहले नहीं थे चेंजेस और अभी दिख रहे हैं, तो नज़दीकी ऑन्कोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द कंसल्ट करना इज़ वन ऑफ द की टू क्योर हेड एंड नेक कैंसर। एग्जैक्टली सर, यंग पीपल को क्या ऐसे इफेक्ट हो सकता है? यस डेफिनेटली। आजकल हम देख रहे हैं कि ओल्डर्स यूजुअली पहला ये माना जाता कि कैंसर, हाँ ये तो ओल्ड एज का बीमारी है। आजकल हम देख रहे हैं 18 साल के बच्चों में या 20-30 साल के उम्र के बच्चों में हम कैंसर्स देख रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल चेंजेस, देयर डेली जो डे इन डे आउट जो उनका प्रोसेस चल रहा है, मेनली वो लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण हम देख रहे हैं कि अर्ली स्टेजेस में भी, अर्ली यंग एज में भी ये कैंसर्स दिख रहे हैं आजकल। ओके सर, काफ़ी बार ऐसा देखा गया ना कि कोई मरीज़ अगर कैंसर से डिटेक्ट हो जाता है, उसके बाद ना वो फैमिली वाले डर जाते हैं, जो पेशेंट है वो खुद डर जाता है, और एक ही सवाल होता है कि क्या कैंसर पेनफुल है? तो इस चीज़ को आप किस तरीके से मैं एक चीज़ में एक लाइन में इसको बोलना चाहता हूँ, कैंसर इज़ डेफिनेटली नॉट अ पासपोर्ट और अ वीज़ा टू डेथ। कैंसर डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि बहुत ही पेनफुल है। अगर डेफिनेटली अगर किसी को डिटेक्ट हो जाता है तो दिस इज़ नॉट ओनली अ स्ट्रेस फॉर द पेशेंट बट ऑल्सो टू हिज एंटायर फैमिली, बिकॉज फाइनेंशियल बर्डन होता है, इकोनॉमिक बर्डन होता है, ये सब होता है। बट डेफिनेटली अगर आप जल्द से जल्द कंसल्ट करेंगे तो इसका क्योर डेफिनेटली है एंड यू विल बी ऑल राइट। Okay, so there is a myth that if you go for a biopsy then like ऐसा होता है कि वो it can spread, तो क्या इसमें हाँ, हम बहुत सारे मरीजों को देखे हैं सर, हम टुकड़े नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि टुकड़ा लेने से तेज़ी से बढ़ जाता है। डेफिनेटली ये गलत बात है। अगर एकमात्र चीज़ है जो ब्रेस्ट या ओरल कैविटी कैंसर में जो प्रमाण दे आगे का इलाज, इतना बड़ा इलाज होने से जो स्टार्ट करने का कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट या कोई भी सर्जन या कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट जो इलाज करना चाहते हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड एक ही मात्र चीज़ है जो प्रमाण दे सकता है हमें शरीर में कैंसर है या नहीं है, वो एकमात्र चीज़ है, वो बायोप्सी है। एंड बायोप्सी लेने से डेफिनेटली कैंसर नहीं बढ़ता है। ओके, अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं बायोप्सी के लिए सो डेफिनेटली आपको करना है। एग्जैक्टली, इसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर, अर्ली डिटेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है? अर्ली डिटेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अर्ली डिटेक्शन करेंगे तो अर्ली डायग्नोसिस होगा। अर्ली डायग्नोसिस होगा तो जितना प्रमाण में सर्जरी होना है उतना प्रमाण में सर्जरी नहीं होके छोटा सर्जरी होके जल्द से जल्द रिकवरी होके, हो सकता है सर्जरी के बाद हेड एंड नेक कैंसर का छोटा बीमारी है वो सर्जरी हुआ, सर्जरी के बाद यूजुअली हम रिपोर्ट का वेट करते हैं। हो सके तो हम वो रिपोर्ट का वेट ना करें क्योंकि रेडिएशन, कीमो, ये सारा हटने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, तो ताकि वो इकोनॉमिक बर्डन से थोड़ा बच जाए। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना अर्ली डायग्नोसिस इट्स नॉट ओनली बेनिफिट टू द पेशेंट बट ऑल्सो टू हिज फैमिली इन एवरी वे। एग्जैक्टली सर, काफ़ी कुछ हमने जानकारी लिया ब्रेस्ट कैंसर से या फिर हेड एंड नेक कैंसर से, बहुत कुछ हमने अवेयर करने की कोशिश की। सर, क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से ताकि हमारे जितने भी अभी ऑडियंस सुन रहे हैं उन तक आप अपना मैसेज पहुंचा सकें? मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि कैंसर से मत डरिए। कैंसर एक रूटीन डिसीज़ है, जैसा डायबिटीज़ हो या जैसा हाइपरटेंशन हो। हर कैंसर का इलाज विद एडवांस टेक्नोलॉजी अभी आया है। पहले ज़माने में था जो मानते थे कैंसर हो गया अभी मैं कुछ ही महीनों में बचूंगा, नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेशली ब्रेस्ट एंड हेड एंड नेक कैंसर यू कैन, अगर अच्छे से आप इलाज कराएंगे, सर्जरी हो जाएगा, अच्छे से रेडिएशन, कीमोथेरेपी अच्छे से आप इलाज कराएंगे, यू कैन लिव नॉर्मली लाइक एनीवन एल्स। एग्जैक्टली और जैसे सर ने बताया कि कैंसर से आपको अगर या फिर आपके घर पे किसी को भी ऐसा हो कि आपके शुभचिंतकों को, तो कैंसर से हारना नहीं बल्कि कैंसर को हराना है। ये हर बार कहा जाता है, सारे आप अवेयरनेस जितने भी कैंप में भी आपने सुना होगा यही स्टेटमेंट बोला जाता है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे आप क्योर कर सकते हो, जिससे आप लड़ सकते हो, जिससे आप एक स्वस्थ जीवन फिर से जो लाइफस्टाइल है वो जी सकते हो। तो आज हम थे डॉक्टर ब्रह्मानंद सर के साथ, उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी जो है हमें ज़रूर से बताई। होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल फुलबाड़ी जटियाकाली में सिचुएटेड है, जहाँ पर करंटली सर्विंग आप कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि वहाँ पर फुल एक्सपीरियंस टीम वहाँ पर मौजूद है, राइट सर? डेफिनेटली। तो अगर आपको भी कोई भी रिक्वायरमेंट्स है, कोई भी क्वेरीज है, अगर आप भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो और आप हॉस्पिटल भी विजिट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू।